अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुस्लिम कैदियों में वकालत की तालीम हासिल करने का रुझान। साबिक़ कॉरपोरेटर जफर पहलवान के 2 बेटे 25 लाख रुपए की डकैती में हुए गिरफ्तार। नुमाइश ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप का किया आगाज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हिंदुस्तान न्यूजीलैंड मैच से क़ब्ल एडवाइजरी जारी की। टीम इंडिया के खिलाड़ियों से फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर की मुलाकात। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आज हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर से मुलाकात की। टीम इंडिया 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे सीरीज का पहला मैच खेलेगी। टीम इंडिया के खिलाड़ी पीर को हैदराबाद पहुंचे थे, जिन्होंने आज टॉलीवुड के सरकर्दा अदाकार से खैर सगाली मुलाकात की और इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई गई। टीम इंडिया के खिलाड़ी शीरीज एर चहल, ईशांत किशन, सूर्य कुमार यादव, शरदिल ठाकुर ने अदाकार से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। बुरखापोश स्विगी गर्ल की सच्चाई। चंद दिन कबल एक बुरखापोश खातून की स्विगी का डिलीवरी बैग उठाकर कांधे पर ले जाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि ये खातून कौन है। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये तस्वीर जाली है, कुछ लोगों ने इस औरत की तारीफ भी की, लेकिन इस खातून के बारे में कई मालूमात मंजर-ए-आम पर आई हैं। इसी दौरान ये बात सामने आई है कि ये तस्वीर लखनऊ की है। लखनऊ के नदवा कॉलेज की तरफ से जाने वाली सड़क पर किसी ने इस बुरखापोश खातून की पीठ पर स्विगी बैग के साथ तस्वीर क्लिक की। तस्वीर को क्लिक करने वाले शख्स ने इस सोशल मीडिया पर शेयर किया और जल्द ही ये वायरल हो गई। लोगों ने खातून की मेहनत को सराहा, लेकिन चौंकने चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए पहचानना मुश्किल था कि वो कौन है और वो कमाने के लिए लोगों के घरों में काम करती है। वो डालीगंज इलाके में कई घरों में काम करती है। इससे खातून को माहाना 1500 रुपये मिलते हैं। शाम को वो कुछ दुकानों और स्टॉलों पर डिस्पोजल ग्लासेस और प्लेट बेचती है। इससे वो 1 से 2 रुपये फीस कमाती है। रिजवाना इससे माहाना 5000 से 6000 रुपये कमाती है। रिजवाना की शादी 23 साल कबल हुई थी, लेकिन इसका शौहर इसे कुछ बताए बगैर घर से चला गया। इसका शौहर रक्षा चलाता था, लेकिन रक्षा चोरी होने के बाद इसने भीख मांगना शुरू कर दी। इसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी रिजवाना पर आ गई। रिजवाना के 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी लुबना है, जिसकी उम्र 22 साल है और शादीशुदा है। बुशरा की उम्र 19 साल है। नासिरा की उम्र 7 साल है। लड़के का नाम मोहम्मद है। रिजवाना अकेले अपने ख़ानदान के अखराजात बर्दाश्त करती है। स्विगी के बैग के साथ वायरल होने वाली तस्वीर के बारे में पूछे जाने पर रिजवाना ने बताया कि मुझे डिस्पोजल अशिया रखने के लिए एक मजबूत बैग चाहिए था, इसीलिए मैंने वो बैग डालीगंज पुल पर एक शख्स से 50 रुपये में ख़रीदा। तब से मैं इस बैग में अपनी चीज़ें रखती हूँ। मैं स्विगी के लिए काम नहीं करती, इस बैग में सब कुछ ले जाती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ गैर मुतवक्किल वाक़या। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। फिलहाल वो पंजाब के होशियारपुर में पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के सफ़र के दौरान एक गैर मुतवक्किल वाक़या पेश आया। पार्टी कारकुनों के साथ पदयात्रा में शरीक एक शख्स गैर मुतवक्किल तौर पर राहुल गांधी के पास पहुंचा और इसने सिक्योरिटी से बचकर राहुल गांधी को गले लगा लिया। फौरी तौर पर चौकस कांग्रेस कारकुनों ने इस शख्स को एक तरफ बाजू कर दिया। राहुल गांधी भी अचानक इस गैर मुतवक्किल वाक़े से परेशान रह गए और थोड़ी देर बाद इन्होंने सफ़र जारी रखा। इस वाक़े की वीडियो अब वायरल हो गई है। मुस्लिम कैदियों में वकालत की तालीम हासिल करने का रुझान।
यूँ तो हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने का हक़ सबको है, लेकिन क़ैदियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त अदालत और जेल सुप्रिटेंडेंट से तलब करनी पड़ती है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि क़ैदियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होना पड़ता है, क्योंकि अदालत की इजाज़त के बगैर कॉलेज इन्हें एडमिशन नहीं देते। दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात का सामना कर रहे मुलज़िमीन जेल में अपने बेशतर औक़ात पढ़ाई लिखाई करके गुजार रहे हैं। बेशतर मुलज़िमीन ने मुख्तलिफ़ कोर्से में मास्टर डिग्री हासिल की है, तो कुछ मुलज़िमीन ने वकालत की तालीमी मुकम्मल कर चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों ही 13/7 मुंबई सिलसिले वार बम धमाके मामले के मुलजिम नदीम अख्तर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से आला नंबरात से कामयाबी हासिल की है और अब वो बाकायदा तौर पर महाराष्ट्र बार कौंसिल से रुकनियत हासिल करने जा रहे हैं। मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने के साथ साथ मुलजिम नदीम अख्तर के तालीमी अखराजात जमाअतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने बर्दाश्त किए हैं। इस ज़िमन में मौसूल इत्तलात के मुताबिक मुलजिम नदीम अख्तर और दीगर मुलजिमीन गुज़िश्ता 10 सालों से ज़ायद अरसे से जेल के सलाखों के पीछे मुक़ैद हैं और अब तक इनके मुक़दमे की बाकायदा समाअत शुरू नहीं हो सकी। ख़ुसूसी मौक़ूफ़ा अदालत ने इनकी ज़मानत अर्ज़दाश्त खारिज कर दी है। निचली अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बाहमा हाई कोर्ट में ज़मानत की अपील ज़ेर इल्तिवा का शिकार है। ये पहला मौका नहीं है कि जब जेल में रहते हुए किस मुलज़िम ने क़ानून की तालीम मुकम्मल की हो। इससे क़ब्ल 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले के मुलजिम एहतशाम कुतुबुल्लाह सिद्दीकी, अब्दुल वाहिदीन मोहम्मद, औरंगाबाद असले ज़ब्ती मामले के मुलजिम डॉक्टर शरीफ परबनी, दाइश मामले का सामना कर रहे रईस उद्दीन सिद्दीकी व दीगर ने भी वकालत की तालीम हासिल की है। सफ़ीर हिंद सोहेल एजाज खान ने इसनाद तकरीरी पेश कर दिए। वज़ीर ख़ारजा मुमलिकत सऊदी अरब इज़्ज़त माब प्रिंस फैसल बिन फरहान की नियायत करते हुए क़ायम मुक़ाम नायब वज़ीर मिस्र अब्दुल मजीद अल मिस्री ने अपने दफ्तर में नामज़द सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खान का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर इन्होंने डॉक्टर सोहेल खान से इनकी इसनाद तकरीरी की कॉपी हासिल की ताकि इनको ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन मुल्क सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद को पेश किए जाने के लिए तैयारी की जा सके। इस मौके पर मिस्टर अब्दुल मजीद ने सफ़ीर हिंद को मुमलिकत के वज़ीर ख़ारजा का तहनीती पैगाम पेश किया कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी रिश्तों और ताउन के लिए इनकी कोशिशों की कामयाबी की तमन्ना इजहार किया। केरला में मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। केरला में अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया है। इस सिलसिले में जारी एक सरकारी हुक्म में कहा गया है कि अवामी मुकामात पर मास्क पहने जाने पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। 1 माह तक के लिए ये लुज़ूम आयद किया गया है। हालांकि रियासती हुकूमत ने मास्क पहनने को लाजमी करार दिए जाने के इसके फैसले के पीछे कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में कोविड-19 वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलात और रियासत भर में 19 वेरिएंट्स के बढ़ते हुए मामलात और रियासत भर में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया है। हुकूमत ने कोविड के फैलाव के तनाजुर में आम मुकामात पर एहतियाती इक़दामात के तौर पर मास्क पहनने और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने को लाजमी करार दिया है। महकमा सेहत ने अपने ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन में कहा है कि आम मुकामात, इज्तिमाआत, काम करने की जगहों और नकल व हमल के दौरान मास्क पहनना लाजमी है। इसने मज़ीद हिदायत की कि महफूज सोशल डिस्टेंस पर बरकरार रखें। इसके अलावा इदारों, दुकानों और थिएटर्स को सारिफिन को सैनिटाइज दस्तयाब करना होगा। पाकिस्तान में सरगर्म अब्दुल रहमान मकी आलमी दहशतगर्द। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC ने पाकिस्तान के दहशतगर्द अब्दुल रहमान मकी को एक आलमी दहशतगर्द करार दिया है। मकी 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद का ब्रदर निस्बती है। गुज़िश्ता बरस हिंदुस्तान की जानिब से चीन की सरजनिश की जाने के बाद ये पेशरफ्त हुई है। पाबंदी लगाने जाने से मुतालिक कमेटी के तहत मकी पर पाबंदी लगाए जाने की तजवीज़ को चीन ने रोक दिया था। वो हिंदुस्तान और अमेरिका की जानिब से पहले ही दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। मकी दहशतगर्द तंजीम मुख्तलिफ कायदना रोल अदा कर चुका है। केजरीवाल अखिलेश पनाराई चारशंबे को तेलंगाना में BRS के जलसे आम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना में हुक्मरान भारत राष्ट्रीय समिति चारशंबे को खम्मम शहर में एक जलसे आम का एहतमाम करेगी, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, इनके पंजाब के हममनसब भगवंत मान, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव शिरकत करेंगे और CPI के D राजा। ये मीटिंग सियासी अहमियत रखती है क्योंकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपने नाम बदल कर BRS रखकर कौमी सतह पर जाने का फैसला करने के बाद ये पहला अवामी जलसा है और इसलिए भी कई मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन, BRS, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बायाबाजों को एक साथ देखा जाएगा। JP नड्डा जून 2024 तक BJP के सदर रहेंगे। अमित शाह का बयान।
भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर के तौर पर जेपी नड्डा की मियाद जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बताया। इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर के तौर पर जेपी नड्डा की मियाद जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। ये फैसला यहाँ कौमी दारुलहुकूमत में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया गया। नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। साबिक कॉर्पोरेटर जफर पहलवान के 2 बेटे 25 लाख रुपए की डकैती में हुए गिरफ्तार। सीसीएस एलबी नगर की टीम रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के एसओटी रचाकुंडा और वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुश्तरका कोशिशें करते हुए डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में MRR वाइन्स ऑटोनगर के मालिक से 25 लाख रुपए की नकदी लूट ली गई और आज 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 18 लाख रुपए की नकदी रकम के साथ एक मर्सिडीज बेंज कार, एक यामाहा फर्स्ट 4 बाइक और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। इन मुलजिमान में मोहम्मद अब्दुल हमीद, रहीम गौरी जो कि मफरूर है, रेन बाजार पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर उमर बिन हमजा अल जाबरी, रेन बाजार पुलिस स्टेशन का दूसरा राउडी शीटर अली बिन हमजा अल जाबरी, फहद बिन अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करते हुए डकैती का मामला हल कर लिया और इनके कब्जे से लूटा हुआ माल और इनमें इस्तेमाल खिलौना, पिस्तौल और चाकू बरामद कर लिए। केस हुआ था करीब 4 दिन पहले। वो केस बहुत सेंसेशनल केस था, आप सभी को पता है। इमीडिएटली हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी क्राइम, डीसीपी एसओटी सभी लोग सीन विजिट किए। मैं खुद भी सीन को विजिट किया था। तो उसमें एक महिला वेंकट रेड्डी जिनकी वाइन शॉप है, वो वहाँ से घर जा रहे थे तो 50 लाख रुपया उससे 2 एक्यूज मोटरसाइकिल ये स्कूटर पे आके उनको किक करके लात मार के लेके गए और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी हुआ। तो उसके कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज उस केस से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये मालूम पड़ा कि जो इसमें से एक मेन एक्यूज है नईम, उसने किसी से पैसा लिया था वेंकट रेड्डी के रिलेटिव से 50 लाख रुपया। वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ या कोई रियल एस्टेट का डील हुआ, 50 लाख रुपया उसने लिया। जब उसने पैसा वापस मांगना शुरू किया वो वेंकट रेड्डी के जरिए, तो नईम ने अपने 3 साथियों को मिलके ये प्लान बनाया कि कैसे ही पैसा अरेंज करके पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रॉबरी करके ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता। ये स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और एक उमर बिन हमजा को मेन तरीके से कांटेक्ट किया। और जो उमर बिन हमजा है वो भी रियल एस्टेटर है। उसका छोटा भाई अली पहले जाके बाइक से, यामा बाइक, वो बाइक भी सीज हो गई है, उससे जाके पूरी रेकी करके आया। रेकी करने के बाद ये लोग हम आपका पैसा वापस करने आ रहे हैं ऐसा कह के उसने दुकान पे बुलाया वेंकट रेड्डी ने। जैसे ही इसने पैसा वापस किया नईम ने, इमीडिएटली उमर को फोन किया और जैसे ही वेंकट रेड्डी, ये लोग अपना तैयार होके खड़े थे रेकी करके, और जैसे ही वेंकट रेड्डी वो पैसा लेके वापस अपने घर को गया तो बीच में उन्होंने उस पर हमला करके उसको लात से मारा और दोनों बैग छीनने की कोशिश की। उसके रेजिस्टेंस करने पे, उसने उसको विरोध करने पे एक बैग वहीं गिर गया 25 लाख का और एक बैग को लेके ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग वगैरह करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया, इमीडिएटली ये जो 3 लोग थे इनमें से ये बॉम्बे चले गए। रहीम गौरी 5 लाख रुपया लेके बेंगलोर चला गया। इन पे कंटिन्यूसली हमारी नज़र बनी हुई थी। एक फहाद ट्रेवल एजेंट है, उसको इन्होंने कांटेक्ट करके पूरी बात बता के कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो यहाँ से उनके दुबई फरार हो जाने का प्लान था। तो उस पर हमने एक काम तो ये किया कि एनओसी तुरंत जारी करवाई, इनकी लुकआउट नोटिस जारी कराया एलओसी, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये कागजात जो पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट वगैरह लेके डिलीवर कराने का बहुत प्लान किया, लेकिन वो प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो ये लोग उसी मर्सिडीज बेंज कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे और उसके बाद
यहाँ से देश से फरार होने का प्लान कर रहे थे। उसी प्लान में इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे टीम डीसीपी साहब की अगुवाई में और डीसीपी क्राइम और डीसीपी एसओटी, इन तीनों की टीम ने मिलके उनको इंटरसेप्ट किया, 3 लोगों को अरेस्ट किया और उनकी निशानदेही पर जो ट्रैवल एजेंट फहद है उसको भी अरेस्ट किया गया, जिसने इन लोगों के लिए ये सारी घटनाक्रम जानने के बावजूद भी, सारी हकीकत जानने के बावजूद भी देश से भागने में इनकी मदद करने की कोशिश की। तो वो उस पर इमीडिएटली हमारी लॉ एंड ऑर्डर टीम ने रिएक्ट करके एक सैमुअल 36 ईयर्स का गोलम सोदैया, ये जो है एक डिफरेंट डिलीवरी एप्स के लिए काम करता था और उसी की टी शर्ट पहन के उसने एक चेन खींच के फिर भागा। तो उस पर थोड़ा सीसीटीवी फुटेज देखे, थोड़ा कंप्लेनेंट से बात करके जो भी क्लूज आए, तो क्लूज में हमें नंबर भी मालूम पड़ा, लेकिन वो नंबर प्लेट उसने फेक यूज़ की। तो इमीडिएटली उस पर पूरा क्लूज कलेक्ट करते हुए, एक से एक कनेक्ट करते हुए वो एक्यूज को पकड़ा गया। इसी तरीके से जवाहर नगर की जो चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हुई थी, उस पर भी मलकाजगिरी जोन की पुलिस ने इमीडिएट रिएक्ट करके 1 घंटा 25 मिनट के अंदर एक एक्यूज जो सिर्फ 17 साल का था उसको पकड़ा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया। आगे आने वाले दिनों में भी चेन स्ट्रेचिंग करके कोई कितना भी दूर भाग जाए, पहली बात तो तुरंत अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो नाकाबंदी करके उसको वहीं से पकड़ा जाए, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। और अदरवाइज भी चेन स्नैचिंग की जो भी इंसिडेंट आएगी उस पर पुलिस पीछे पड़ के पक्का कहीं कोने में छुपा हो, उसको आज नहीं तो कल हम पकड़ के उसको अरेस्ट करेंगे। तो इसमें पब्लिक से मैं कोऑपरेशन की इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब चेन स्नैचिंग की कोई घटना होती है तो जो भी कुछ आपको याद है, पहले इमीडिएट इन्फॉर्मेशन डायल 100 पे या हमारे कंट्रोल रूम को या हमारे किसी भी अफसर को दे दें, जिससे कि हम सब जगह नाकाबंदी करेंगे। इसी के तहत आपको सबको पता है कि फेक नंबर प्लेट और टेम्पर नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कोई भी राजाकुंडा कमिश्नरेट में नहीं घूमेगी। इस बात की जो हिदायत है वो ट्रैफिक पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को दे दी गई है। उसके तहत आपने देखा होगा कि हमारे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस जंक्शंस पे नंबर प्लेट के खास तौर से चेकिंग कर रहे हैं। उसका उद्देश्य और मकसद ये है कि कोई भी टेम्पर्ड नंबर प्लेट या फेक नंबर प्लेट की गाड़ी राजाकुंडा में नहीं घूमनी चाहिए। अगर वो घूमेगी उसके ऊपर सख्त करेंगे। सर, इस घटना में जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो भी इलीगली फाइनेंस किया है, कोई ये लोग भी फिर किसी और से बाहर से लिए हैं या फिर ये इनके पास? अभी तक आप समझ सकते हैं कि हमारा फोकस इस पर था कि रॉबरी तो हुई है। देखिए, पैसा एक अलग चीज़ है, अब रॉबरी तो हुई है, तो रॉबरी का जो है पहले उसको एक्यूज को पकड़ा है। अगर उससे पहले कि हम लोग कंप्लेनेंट का इंटरोगेशन शुरू कर देंगे तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में जनरली कैश का लेन देन होता है। अब वो क्यों हुआ उसके बारे में हम तफ्तीश करेंगे, जरूरत पड़ने पर कंसर्न डिपार्टमेंट को खबर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मालूम पड़ा है उससे 2 एंगल सामने आ रहे हैं कि नईम ने रियल एस्टेट के लिए पैसा किया, एक दूसरे जिस डील के तहत इसको पैसा दिया गया और वो डील पूरी नहीं हो पाई तो उसने लोन समझ के उसको मैं चुका देता हूँ, फिर जब प्रेशराइज करने पर रॉबरी करने का। तेलंगाना के मुलजिम ने बीमा की रकम के लिए मौत का झूठा दावा किया और पकड़ा गया। तेलंगाना हुकूमत के एक मुलजिम को पुलिस ने बीमा की रकम का दावा करने के लिए अपने ड्राइवर को कत्ल करके इसकी मौत का झूठा सदाकत बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ज़िले मेदक में एक जली हुई कार में एक लाश मिलने के एक हफ्ते बाद ये समझा जाता था कि ये तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के एक स्टंट सेक्शन ऑफिसर धर्मा की है। इस मामले में ड्रामा मोड़ लिया जब पुलिस ने इसे जिंदा पाया। मुबैना तौर पर धर्मा को गोवा में गिरफ्तार किया गया था और इसे हैदराबाद लाया जा रहा था। मेदक पुलिस के एक अफसर ने बताया कि केस की तफसीलात 4 शुंबे को सामने आई। 9 जनवरी को जिले के वेंकटापुर गांव के मजाफात में एक घाटी में एक कार मुकम्मल तौर पर जली हुई मिली थी, जिसमें एक शख्स की जली हुई लाश भी थी। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर और बैग से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पुलिस ने मुतफ़िक़ की शनाख्त 48 साला धर्मा के तौर पर की थी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कार पुश्ते से खाई में जा गिरी हुई जिसकी कोई रेसलिंग नहीं थी। मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने तमाम जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी। केस ने ड्रामा मोड़ लिया जब तफ्तीश के दौरान पुलिस
पुलिस ने धर्मा के मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश की। मोबाइल फ़ोन के इशारों की बुनियाद पर पुलिस ने अला को गोवा तक ट्रैक किया। पुलिस की एक टीम को गोवा पहुंची और धर्मा को जिंदा पाए से हिरासत में लेकर तेलंगाना लाया गया। धर्म ने मुबैना तौर पर एक कार ड्राइवर को बीमा की रकम के लिए इसकी मौत का फर्जी तौर पर कत्ल किया। वो शर्त लगाने की वजह से कर्जों में डूब गया था और कर्ज की अदायगी के लिए इंश्योरेंस की रकम का दावा करने का ख्याल आया। इसके घर वालों ने इससे मिली भगत की वो अपनी बीवी के साथ 5 जनवरी को अपने आबाई गांव वेंकटापुर गए थे। 2 दिन बाद वो हैदराबाद वापस आए। इसने बाद में अपनी बहन को इत्तला दी थी कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ बसारा शहर जा रहा है। नुमाइश में यादें ताज़ा करने के लिए दोबारा बुजुर्गों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ शहर में क़ायम एक तंजीम 19 जनवरी को नामपल्ली में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश के 82वें एडिशन के लिए उम्र के लिहाज से खुसूसी दौरे का एहतमाम कर रही है। ओल्ड एज होम्स की रिहायशी और बुजुर्ग जिनकी नकल व हरकत महदूद है या दीगर चैलेंजेस है, वो नौजवानों की मदद से नुमाइश में यादों से भरा एक दिन गुजार सकेंगे। दोबारा के बानी मतीन अंसारी ने कहा, नुमाइश कमेटी के साथ साथ हम बुजुर्गों के लिए नुमाइश में आने के लिए एक तारीख और वक्त हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। हमने बुजुर्गों के लिए खुसूसी पार्किंग और व्हीलचेयर की सहूलियात का इंतजाम किया है। नुमाइश ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मोबाइल ऐप का आगाज़ किया है। राना सारिफ नुमाइश ने अब ज़ायरीन की सहूलियात के लिए एक खुसूसी मोबाइल एप्लीकेशन नुमाइश का इजाफ़ा किया है। मोबाइल ऐप जो कि 4 ज़बानों बशमूल तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में दस्तियाब है, एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर्स में डाउनलोड की जा सकती है। नुमाइश ज़ायरीन को तलाश करने और ख़रीदारी करने, तफरी मुकामात तक रिसाई और मुख्तलिफ तक़रीबात पर अपडेट रहने की इजाज़त देगा। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मार्गम ने लोगों से अपील की कि वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और इसे स्टोर्स और दुकानें तलाश करने और राय देने के लिए इस्तेमाल करें। नुमाइश मोबाइल एप्लीकेशन तौक़्क़ा है कि वो ज़ायरीन और नुमाइश के एजाज़ी AIIES नुमाइश करंदगान दोनों की मदद करेगी। सेक्रेटरी वी साइनाथ देकर शास्त्री ने कहा कि मोबाइल ऐप सारिफिन के तजुर्बे को भी बेहतर बनाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हिंदुस्तान न्यूजीलैंड मैच से क़ब्ल एडवाइजरी जारी की है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपल में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले वनडे मैच के पेश नज़र 18 जनवरी को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो सोमाजीगुड़ा से राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तक सड़क के इस हिस्से में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मामूली ट्रैफिक की भीड़ का अंदाज़ा करें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सोमाजीगुड़ा, ग्रीनलैंड, बेगमपेट, रसूलपुरा, CTO, SBH जंक्शन, सेंट जॉन्स रोटरी, संगीत जंक्शन, ओलूगड्डा बावी, मेटुगा जंक्शन, तारनाका, हब्सीगुड़ा, NGRI और ऐसे अहम जंक्शन पर भीड़ की तौक़्क़ो है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो मज़कूरा मकामात पर सफ़र करने से गुरेज करें। रुकन असम्बली बहादुरपुरा और आबी व बल्दी अहदेदार का आबी ज़खायर के लिए मुख्तस अर्जी का मुआयना। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM बहादुरपुरे के MLA मोहम्मद मौज़म खान ने GHMC और टाउन प्लानिंग, HMWSSB और पुलिस हुक्काम के साथ आबी ज़खायर के लिए मौजूदा अराजी का मुआयना किया, जो 15 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए की तखमीना लागत से तामीर की जाएगी और ये आबी ज़खायर फलकनुमा डिवीज़न में 50,000 घरों को पानी फराहम करेगा। इस मौके पर AIMIM राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और शरीक कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक इस मुआयने के दौरान इनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा मजलिस के मुकामी सदर व मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फलकनुमा डिवीज़न में गुंटाल शाह बाबा का एक इलाका है, आड़े पहाड़ बोल के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक प्रपोजल वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को दिए थे रिजर्वर बनाने के लिए, और उसका टोटल एस्टीमेट बना था 15 करोड़ 20 लाख रुपीस का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रपोज किए थे काम को, वो तकमीली की करीब में है। और इसके पहले चीफ सेक्रेटरी हमारे जनाब अरविंद साहब को लेकर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पुराने शहर का जब दौरा किया गया था, उस दौरे के अंदर
ये लोकेशन का भी जिक्र किया गया था और बताया गया था, और उन्हीं के कहने पे अरविंद साहब इमीडिएटली एक अमाउंट को अप्रूवल करे थे। बस आपके ज़रिए आवाम से यही कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो आवाम को हमेशा तकलीफ़ होती है, हर वज़ा की तकलीफ़ होती है, उस सारे तकलीफ़ों को महसूस करती है। उसी का नतीजा है कि यहाँ पर एक आड़े पहाड़ पे रिज़र्वेयर का प्रपोज़ल दिए है। आज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स थे, टाउन प्लानिंग सेक्शन था, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट था, वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट था, और हमारे पार्टी लीडर जनाब रहमत बेग साहब थे, इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक थे। तमाम ऑफिसर्स के संग फिरकर लोकेशन का फाइनलाइजेशन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिस तरीक़े से नुमाइंदगी चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, हमें उम्मीद है वो जो प्रपोज़ल दिया गया था उसको जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर काम चालू हो जाएगा। मगर चंद लैंड ग्रैबर्स जो हम ज़मीन को प्रपोज़ किए थे, उस ज़मीन के अंदर एक 4-6 इलीगल तौर के ऊपर मकानात बना दिए हैं। हम एसीपी टाउन प्लानिंग सेक्शन को बताए हैं कि इमीडिएटली जो घरां बने हैं 5 से 6 इलीगल तौर के ऊपर कब्ज़ा करके उस घरों को डिमोलिशन किया गया है, और जो घरां बेचे उनके ऊपर केसेस बुक किए जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और एमडी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और अरविंद साहब से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो प्रपोज़ल दी है वो जल्द से जल्द सैंक्शन होगा, और जब ये सैंक्शन होके ये वाटर रिजर्वर बन जाएगा, आपको सुनकर ताजुब होगा, तकरीबन 50,000 मकानात को जो आज 3 दिन 4 दिन के अंदर एक हो सप्लाई इस इलाक़ों में है, वो सारी तकलीफ़ दूर होकर एक दिन आड़ पानी सारे इलाक़ों में दिन भर के लिए मिला जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम की सहूलत के लिए काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करते रहेगी। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मुकरमजा बहादुर अली खान जो कि हैदराबाद के 8वें निज़ाम बादशाह माने जाते हैं, इनके जुज़े खाक को 17 तारीख बरोज़ मंगल को शमशाबाद एयरपोर्ट लाया गया और वहां से हुक्काम ने चौमल्ला पैलेस पहुंचाया। चौधरी ये बेटा है वाइट शर्ट अरे अरे गिर जाते भाई कुर्सी टूट के गिरते पूरे घूमते नहीं गिरते हैं भाई साइड में थोड़ा साइड में अरे क्या कर रहे हैं अवाम से कांति वेलगू के 19 जनवरी को होने वाले आई कैंपस से मुस्तफीद होने रुकने असम्बली मौज़म खान की अपील। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से कंटी वेलुगू बोल के एक प्रोग्राम चालू हो रहा है जो सेकंड फेज़ का है, और ये प्रोग्राम आँखों के लिए होता है
जो भी आँख का इलाज कराना चाह रहे हैं, आँख का चेकअप कराना चाह रहे हैं, ऐनक की ज़रूरत पड़ती या जो भी ज़रूरत पड़ती है आँख के ताल्लुक़ से, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जा रहा है। और मैं आपके चैनलों के ज़रिए इसलिए आकर कहना ज़रूरी समझता हूँ, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 6 डिवीज़न है, फलकनुमा, नवाब कुंटा, जहानुमा, दूधबोली, रमनसपुरा, किशनबाग। और ये 6 डिवीज़नों में गवर्नमेंट की जानिब से हर डिवीज़न में 2-2 सेंटर्स लगाए जा रहे हैं। तो आपसे कहने का मतलब ये है, इस प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। गवर्नमेंट की जानिब से आँखों का फ्री चेकअप है। अगर ऐनक की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐनक लगाया जाएगा। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा से बड़ा ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा आँख के ताल्लुक़ से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स, एमएलएस को यही कहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं, वो सारे प्रोग्रामों को आप आवाम के दरमियान में लेकर जाइए, आवाम के दरमियान में लेकर जाकर आवाम को फ़ायदा पहुंचाइए। तो आज मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और शहर हैदराबाद में 19 तारीख से प्रोग्राम है। हर डिवीज़नों में 2-2 सेंटर्स है। अपने आँखों का चेकअप कराइए और अच्छे तंदुरुस्त रहिए। शुक्रिया मुझे। दीजिए नाज़रीन, मनी फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।